नमस्कार बच्चों, आपका आरके क्लासेज में स्वागत है। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं इतिहास। सबसे पहले हम जानेंगे भी इतिहास क्या है। इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है, इति प्लस हास। इति का अर्थ है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, और हास का अर्थ है ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। यानी इतिहास का अर्थ हो गया निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। अब हम देखेंगे इतिहास का जनक। इतिहास का जनक, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक एक तो भारत में, विश्व में इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, और भारत में इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हेरोडोटस, हेरोडोटस इतिहास के जनक कहलाते हैं, और भारत में वेद व्यास इतिहास के जनक कहलाते हैं। हेरोडोटस की जो पुस्तक है वह हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, और वेद व्यास का जो ग्रंथ है वह महाभारत। अब हिस्टोरिका से हमें जानकारी क्या मिलती है? जानकारी इससे हमें फारस व भारत के बीच में व्यापार का पता चलता है। फारस व भारत में व्यापार, और महाभारत से हमें जो जानकारी मिलती है वो पांडव व कौरव के मध्य युद्ध की जानकारी मिलती है। इसके बाद में हम देखेंगे भी इतिहास का जो विभाजन किया गया है वो कितने भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन इतिहास का विभाजन तीन प्रकार से किया गया। तीन प्रकार से किया गया है। एक तो है प्रामाणिक, स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर, प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। फिर है 2 नंबर प्राप्त उपकरणों के आधार पर,
उपकरणों के आधार पर, ये इसमें दो भागों में बांटा गया इसको। इसके बाद में कालखंड के आधार पर, कालखंड के आधार पर ये तीन भागों में विभाजित किया गया। यानी प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर तीन प्रकार से, उपकरणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया और कालखंड के आधार पर तीन भागों में। तो इसमें हम देखते हैं प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर कौन से तीन भाग है इसके। तो इसमें नंबर एक है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्ट्री भी कहते हैं, प्री हिस्ट्री। इसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल जिसे अंग्रेजी में प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा इसका जो विभाजन किया गया है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद में उपकरणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग? पाषाण काल और दूसरा है धातु काल। फिर कालखंड के आधार पर प्राचीन भारत का इतिहास, या ऐसे कह सकते हैं प्राचीन इतिहास। फिर है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। तो ये कालखंड के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया। अब हम सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर सबसे पहले नंबर एक है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल जिसको हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसमें वह समय जिसमें मानव को लिखना पढ़ना नहीं आता था। यानी क्या लिखना आता था? नहीं। जब लिखना ही नहीं आता था तो फिर पढ़ना तो आना ही नहीं था। पढ़ा गया ये भी नहीं, क्योंकि जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़े किसको। अब इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? पूरा तात्विक स्रोतों से। पूरा तात्विक स्रोतों से हमें प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में
आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक काल को। इसमें क्या लिखना आता था? हाँ, लिखना आता था। आदि ऐतिहासिक काल के जो मानव थे उनको लिखना आता था। तो वर्तमान में उसको पढ़ा गया नहीं। उनकी जो लिपि है उसको इतिहासकार है वो पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब आप कहोगे भी वैदिक सभ्यता में तो ग्रंथ है, वो ग्रंथ है वो पढ़े गए हैं। और आईएएस में एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या वैदिक सभ्यता है वो आप कौन से ऐतिहासिक काल में रखोगे, कारण सहित बताओ। तो ये आदि ऐतिहासिक काल में आएगा, क्योंकि वैदिक सभ्यता है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। और जो इसमें जो लेखन कार्य हुआ है वो लगभग 1000 बीसी के आसपास हुआ है। यानी 500 वर्ष का जो इतिहास है वो उसका विवरण है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों को आदि ऐतिहासिक सभ्यता में रखा गया है। इसके बाद में है ऐतिहासिक, तीन नंबर है ऐतिहासिक काल। क्या इसमें लिखना आता था? हाँ, लिखना आता था। क्या पढ़ा गया है? हाँ, पढ़ा गया है। यानी ऐतिहासिक काल में मानव को लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है। इसका जो समय है वो 600 बीसी से वर्तमान तक है। 600 बीसी से वर्तमान तक है। तो ये प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर 3 भागों में इसे विभाजित किया गया था: प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि ये बीसी और एडी ये क्या है। ज्यादातर बीसी और एडी का इतिहास में प्रयोग किया जाएगा, तो इसका आप दोनों में अंतर है वो समझ लो। एक तो है बीसी और ये है एडी। बीसी की जो फुल फॉर्म है वो है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और एडी का है एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा पूर्व, और ये है ईस्वी सन। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो घटना है वो ईसा पूर्व में कहलाएगी। और ये
ईसा मसीह के जन्म के बाद। जन्म के बाद की जो घटना है वो ईसवी सन में कहलाएगी। अब ईसा मसीह का जो जन्म है वो आप क्रिसमस डे मनाते हो 25 दिसंबर 04 में ईसवी सन में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर 04 ईसवी सन में हुआ था। तो इतिहासकारों ने इसका जो जन्म है वो यहाँ 00 मान के या 1 मान करके, यानी 1 से इसका जो जन्म है वो 1 ईस्वी को मान लिया गया। यानी सुविधा की दृष्टि से इसको 1 ईस्वी मान करके हम ईसा पूर्व और ईसवी सन की गणना करते हैं। इसके बाद में ये जो जितनी भी सभ्यताएं हुई है इनका समय जो निर्धारण किया जाता है वो कैसे निर्धारित किया जाता है, तो उसमें आती है कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति, इसको कार्बन 14 भी कहा जाता है या कार्बन 14 वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है। तो ये क्या चीज है कार्बन डेटिंग पद्धति? तो बच्चों इसमें जो भी हमें अवशेष खुदाई में हमें प्राप्त होते हैं उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। यानी जो जीवाश्म हमें मिलते हैं, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। आयु का निर्धारण यानी जो जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं वो कितने वर्ष पुराने, इसका निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति या कार्बन 14 के द्वारा ज्ञात किया जाता है। कार्बन 14 की जो खोज है, इस पद्धति की जो खोज है वो अमेरिका का वैज्ञानिक वीएफ लीवी, अमेरिका का वैज्ञानिक है वीएफ लीवी, जिसने 1946 ईस्वी में ये कार्बन डेटिंग पद्धति का विकास है वो किया। तो इसमें अब कैसे आयु का निर्धारण किया जाता है भी अवशेष या जीवाश्म कितना पुराना है? तो इसके लिए जैसे मान लो मनुष्य की मृत्यु होती है या विनाश होता है, उसमें उसके जो शरीर में एक तो कार्बन 12 होता है और दूसरा कार्बन 14। कार्बन जो 12 है ये ज्यों का त्यों बना रहता है, यानी मनुष्य के शरीर में मरने के बाद में भी कार्बन 12 की जो मात्रा है वो वैसे ही बनी रहती है। जबकि कार्बन 14 है इसका क्रमिक ह्रास होता है, क्रमिक ह्रास ये घटता जाता है। तो वैज्ञानिकों ने बताया है भी, इन्होंने एक तिथि निर्धारित कर दी भी अगर कार्बन 14 अगर आधा रह जाता है, मान लो किसी मनुष्य के शरीर में मरते समय कार्बन की उसके शरीर में मात्रा 200 ग्राम है, और अगर उसमें जब हमने खुदाई करी और अवशेष उसके प्राप्त हुए, जांच की, तो 100 ग्राम है वो कार्बन 14 की मात्रा उसमें पाई जाती है। तो इसका एक फिगर अंक है वो निश्चित कर दिया गया कि अगर 200 ग्राम से उसमें मात्रा है वो 100 ग्राम पाई गई है तो उसकी जो आयु है वो
5740 प्लस माइनस 30, यानी 5740 वर्ष पुरानी होगी वो अवशेष है, वो 5740, इसमें 30 या तो जुड़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, या तो 5770 हो जाएगा या फिर 5710 वर्ष अवशेष है वो पुराने हो जाएंगे। जैसे 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 इसमें मान लो 50 ग्राम ही रह गई, तो इस जितनी कम होगी उतनी ये जो अवशेष है वो ज्यादा पुराना होगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कक्षा 12 के अंदर, और जो 9th और 10th क्लास में उसमें भी ये पूछा गया है भी कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है, साइंस में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हमने पढ़ा है प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया इतिहास को। उसके बाद में उपकरणों के आधार पर इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो है पाषाण काल और दूसरा है धातु काल। पाषाण काल यानी जिसमें पत्थरों का उपयोग मानव द्वारा किया जाता था, और धातु काल में धातुओं का उपयोग किया जाता था, तांबा, कांस्य, टिन, इनका प्रयोग किया जाता था। तो पाषाण काल को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव या उत्तर पाषाण काल। तो पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव या उत्तर पाषाण काल। इसको भी आगे 3 भागों में और डिवाइड किया गया है, लेकिन अपने को यहीं तक ही पढ़ना है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले देखेंगे हम ये जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो इनकी जाति क्या थी। ये नेग्रिटो जाति के लोग थे, नेग्रिटो। अब नेग्रिटो जो जाति थी वो कहाँ पाई जाती थी? जैसे मान लो ये भारत है, इसमें यहां पर नेग्रिटो जाति, और इसके बाद में यहां पर पाकिस्तान में यहां सोन संस्कृति नाम से ये सभ्यता थी। सोन संस्कृति, सोन नदी थी, इसकी वजह से यहाँ पर सोन संस्कृति इसका नाम रखा गया। और यहाँ 2 जगह थी, एक है पलवरम और अतिरमवम। ये दक्षिण भारत में 2 जगह है जहाँ पर पूरा पाषाण काल के जो अवशेष है या ये जाति है वो पाई जाती थी। इसके बाद में यहाँ दक्षिण अफ्रीका, ये मान लो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर केनिया
केनिया और इथोपिया, इन देशों में भी नेग्रिटो जाति निवास करती थी। तो इसका जो विस्तार है वो 3 जगह हो गया। देखो, इसका विस्तार है वो विस्तार, यानी पूरा पाषाण काल का जो विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और केनिया व इथोपिया। ये जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, ये इनका जो मस्तिष्क था वो बहुत ही कम काम करता था। ये इनका जो भोजन था वो शिकार था। भोजन में ये शिकार करते थे, शिकार या कंदमूल, जंगलों से कंदमूल खाते थे। और यहाँ के जो इनके जो उपकरण थे वो बड़े बड़े उपकरण थे। औजार है वो पत्थर के बने थे और बड़े आकार में थे, बड़े आकार के औजार थे। अब ये जो जगह है पलवरम और अतिरकम, इनकी जो खोज है वो सबसे पहले खोज किसने की? इनकी जो खोज है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो इनका जो खोज करता है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 ईस्वी में इनकी खोज है वो, इन स्थानों की भारत में खोज है वो की गई। तो ये था पूरा पाषाण काल, जिसमें जाति नेग्रिटो और इसका जो विस्तार है वो भारत में, दक्षिण भारत में था। यहाँ पर घाटियाँ थी, नर्मदा नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी, यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियाँ बहती थी। पाकिस्तान में सोन संस्कृति, और ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें केनिया और इथोपिया में ये नेग्रिटो जाति पाई जाती थी। इनका जो भोजन था वो शिकार और कंदमूल था। औजार इनके बड़े थे जो पत्थर के बने होते थे। इसके बाद में है मध्य पाषाण काल।